से आए हुए मेहमान और शिवहर की धरती पर आए, जो कि लोकसभा चुनाव 2024 का हो रहा है और वहाँ के जिला अध्यक्ष है फरहान साहब है और इनसे भी बात करने गोपालगंज के बारे में थोड़ी बात करेंगे और यहाँ शिवहर के भी बारे में बात करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी यहाँ पर आए हैं राणा रणजीत सिंह के पक्ष में, आप यहाँ पर आए हैं, उनके लिए रैली में आए हैं और उनका जो आज नामांकन का दिन है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? राणा रणजीत सिंह को कैसे ओवैसी साहब ने टिकट दे दिया? ये तो बहुत भूचाल वाला काम हो गया बिहार में। नहीं, इसमें कौन भूचाल की बात है? जिस संविधान और जिस डेमोक्रेसी में बाकी सब पार्टियां हैं, कांग्रेस है, जदयू है, राजद है, बीएसपी है, लगभग 600 से ज्यादा पार्टियां रजिस्टर्ड है, वैसे AIMIM है। तो इसमें तो हमको नहीं लग रहा है कोई आश्चर्य है कि पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, चुनाव लड़ रही है। राणा रणजीत जी आए, उन पर हमारे उस दिन ओवैसी साहब ने भरोसा किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल साहब ने उन पर जो है भरोसा जताया, उनको टिकट दिया। मतलब कि ओवैसी साहब पर आरोप लगता रहता है कि ये मुस्लिमों की पार्टी है और सिर्फ मुस्लिमों की आवाज के लिए या आवाज उठाने के हक के लिए और उनकी ही राजनीति करते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? बिहार में जैसे कि और भी कैंडिडेट गैर मुस्लिम है, जैसे कि काराकट से एक महिला को उन्होंने टिकट दिया और भी जगह से गोपालगंज से भी दिया, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि हर समाज के लिए है या सिर्फ उनको धब्बा जो लगता है सिर्फ वो धब्बा गलत हो रहा है? देखिए 2024 में वो जुबान किसी के खुलेगी नहीं कि अज़ीन ओवैसी की पार्टी सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है, इसलिए कि अभी तक जो नामांकन हुआ है AIMIM से, वो 2 नामांकन हुआ। एक अख्तर साहब का जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उनका तो इलेक्शन खत्म हो चुका है और दूसरा सीट कंफर्म हुआ हमारे राणा रणजीत जी। बाकी जो 9 सीटों पर जो से ऐलान हुआ, लेकिन इसमें से एक ही सीट का जो नाम घोषित हुआ है, बाकी का जो सिर्फ जगह बताया गया कि इस जगह से AIMIM पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी, तो इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत मजबूती से हम लड़ रहे हैं। अगर गोपालगंज की बात करते हैं तो वहाँ भी काफी पार्टी मजबूत लेवल पे है, मतलब और जगह के मुकाबले, तो उसको आप कैसे देखते हैं गोपालगंज? देखिए अभी तक लोगों के पास सिर्फ 2 विकल्प था, जैसे जो भी लोकसभा का चुनाव आता था तो विकल्प 2 था सिर्फ, या तो NDA को वोट दीजिए या नहीं तो गठबंधन को। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे अभी RJD और इंडिया गठबंधन का चुनाव प्रचार चल रहा था पप्पू यादव के खिलाफ, वहां पर खुल के कहा गया कि अगर इंडिया को आप समर्थन नहीं दे सकते हैं तो NDA को समर्थन दें, तो इसको आप कैसे देखते हैं? और ओवैसी साहब पर आरोप लगता है कि बीजेपी की A टीम है, B टीम है, जो भी मतलब कहने वाले कहते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? आप इस पर क्या जवाब देना चाहते हैं? देखिए बहुत सिंपल है और ये किसी जो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, जो एक जनता है, उस जनता को भी अपने आँख के सामने दिखती होगी ये उनका स्टेटमेंट, इसलिए कि वो तेजस्वी हमेशा चाहते हैं कि बीजेपी भी रहे और बीजेपी का डर दिखा के हम भी रहे। कहीं ना कहीं मुस्लिम की राजनीति वो करते हैं आपके हिसाब से, और जैसे कि अभी बिहार की बात करते हैं तो 17% से 18% आबादी मुस्लिमों की है, 14% यादव की, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है, मतलब हिस्सेदारी मतलब टिकट की, किसी भी संस्था में आपकी हिस्सेदारी कब होती है? जब वहाँ पर आप पहुँचते हैं, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, तो यहाँ पर सिर्फ 2 कैंडिडेट 2024 में दिया गया और यादव को 10। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि सिर्फ नारा उसका अलग है और जो काम जो है करनी है वो अलग है? देखिए RJD तो एक परिवार की पार्टी है, उस परिवार में जितने भी लोग हैं, कोई संसद का चुनाव 2 उनके बहन लोग लड़ रही हैं, एक भाई अपना मंत्री रहे थे, या तो मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी है, माँ जो है वो विपक्ष के नेता बनेंगी, तो एक घर की पार्टी है, उसमें कुछ बहुत अचंभित होने की बात नहीं है। पूरी जनता, हमारे अज़ीर ओवैसी साहब ने अभी जो सीमांचल में आए थे, उन्होंने इस चीज को बताया कि तेजस्वी को हराना था मोदी को, तो वो हरा रहे हैं पप्पू यादव को। पप्पू यादव को जिताने के लिए ओवैसी साहब ने अपने पार्टी का जो है वहाँ पर कैंडिडेट नहीं दिया, उनको समर्थन दिया था। कहीं ना कहीं चाह रहे थे वो पप्पू यादव मतलब यहाँ से निकले। हमारी पार्टी संविधान से चलती है, हमारी पार्टी का शुरू से एक स्टैंड रहा है कि जो ग्रास रूट का नेता है, जिस नेता को वहाँ की जनता पसंद करती है, उसको सामने हम लोग आए, उसके आगे बढ़े। उसी के तहत हम लोग अभी जो शिवहर से अभी हमारे राणा प्रताप जी का जो राणा रणजीत सिंह को, लेकिन कहा जाता है कि मतलब ओवैसी साहब इसको टिकट देकर है ना बिहार में एक अलग तरीके का जो है ना मतलब खेल कर दिए, राजनीति में भूचाल ला दिए है। कहा जाता है कि मतलब ये टिकट देने वाले ऐसी हवाबाजी करते हैं, मतलब कहा रहा था कि मैं 14-15 कैंडिडेट उतारूंगा, लेकिन जब तक अख्तर साहब का मतलब पूरा उसका चुनाव का वोट नहीं हो गया, इंतजार में थे। अख्तर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोले कि मैं बहुत कोशिश किया कि मेरा किसी तरीके से मोदी को हराने में, मोदी को हटाने में हम भी सहयोग देंगे
और हमारा इंडिया में मतलब गठबंधन में मतलब हमारा गठबंधन हो जाए, वो सीट की बात बाद में होगी, लेकिन हमें लेने से इनकार कर देते हैं। क्यों पता नहीं, उनको पता हो। लेकिन जिस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे कि मुकेश सहनी हो गए और मांझी को भी लेने के तैयार थे, लेकिन वो तो अभी एनडीए में है। उसके बाद से अब कुशवाहा जी, बहुत सारे ऐसी पार्टी बिहार में छोटी छोटे स्तर पे उनको लेने को तैयार हो जाते हैं, जिनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई कॉर्पोरेटर नहीं है, कोई विधायक नहीं है। लेकिन ओवैसी साहब एक नेशनल लेवल की पार्टी बन रही है और वो हर जगह उनके पार्टी लेवल पर, जैसे कि कार्यकर्ता है, सांसद खुद है, विधायक है, हर जगह है, तो उसको काहे नहीं लेते? उसको कैसे ले लेंगे बताइए? जिस वोट पर उनके पूरे परिवार में 6 आदमी मलाई खा रहा है, लाल बत्ती से उनका ड्राइवर घूम रहा है, वो अपने ड्राइवर को अभी भेजे हैं राज्यसभा। किसके वोट पे? मुस्लिम के वोट पे। उनके साथ एमवाई ए टू जेड अभी चिल्ला रहे हैं। उसी ए टू जेड में 3 पार्टी, 3 उनका विधायक भाग गए। कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज जो अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है आरजेडी के साथ, आपके हिसाब से? जो हमेशा वो लोग छला है। अभी हमारी जो कम्युनिटी के पास कोई ऑप्शन अभी बिहार में नहीं था, हमारी पार्टी ने पूरे बिहार वासियों को अभी ऑप्शन दिया। जितना लोग उत्साहित अभी शिवहर के लोग दिख रहे हैं, वो क्यों दिख रहे हैं? लोगों के पास एक जुनून था, लेकिन लोग को समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। खुद तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि एनडीए जीते। अच्छा। उनका स्टेटमेंट है अभी, हमको वोट आपको नहीं देना है तो एनडीए को वोट दीजिए। तो इसलिए एकदम क्लियर साफ एकदम जो है पॉलिटिक्स है कि तीसरा विकल्प नहीं था, जो एमआईएम लोगों के सामने एक विकल्प लाके खड़ी कर दिए। और सबसे ज्यादा उस विकल्प पर जो अट्रैक्टिव लोग हैं वो नए जो लोग हैं। आप शिवहर में जाएंगे तो जितने नए वो चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के, वो सब लोगों का एक जुनून है उस के साथ रहा है। तो मतलब कि जैसे कहा जाता है कि आरजेडी और कांग्रेस मिलकर, ओवैसी साहब का एक आरोप लगता है कि 70 सालों में सिर्फ उनको मतलब यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया, उनके लिए हक हुकूक के लिए लड़ाई नहीं लड़ी गई। इसको आप कैसे देखते हैं ओवैसी साहब की बात? नहीं, हक हुकूक की अगर बात करें, अगर उन्होंने वो अगर दिए रहते हैं तो अभी 2021 में अभी सर्वे हुआ है, जिस सर्वे में अभी जो मुस्लिम कम्युनिटी में फॉरवर्ड लोगों का जो इकोनॉमिकल जो स्टैंड है वो गैर मुस्लिम में बैकवर्ड से नीचे है। तो आप अगर दिए रहते जहाँ से आजादी के बाद से, तो हम यहाँ कैसे पहुँचते? हमको तो पहुँचाया कौन है? हमको पहुँचाने में लालू यादव कहा था। यही आवाज बार बार ओवैसी साहब संसद में भी उठाते हैं कि मुस्लिमों को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है 70 सालों में। अगर वो सही से काम करते तो हमें आने की जरूरत नहीं थी। और वो कहते हैं कि हम लीडरशिप तैयार करना चाहते हैं ताकि आप अपने क्षेत्र में लीडर बने और आवाज उठाएं। एमआईएम से क्यों डर है उन लोग? जिस कम्युनिटी का झोला भर भर के वोट जो लेके और घर में 5 सांसद रखे हैं, और वो उन लोगों को सिर्फ वोट के बदले आपने जो है उनको क्या दिया? आपको बताइए जरा। आप सिर्फ रमजान में टोपी पहन लेने से, रमजान में रोजा में जो है अफ्तारी करा देने से हमारा हक मिलने वाला नहीं है ना जी। को लेकर 30% हम जो है नौकरी में थे आज से 40-45 साल पहले, आज हमको 1.5% पर आप लाके खड़ा कर दिए। और आप क्या बात करेंगे? अगर यही बात करते, पहले मुस्लिम जो सांसद काफी जीत कर आया करते थे, लेकिन धीरे करते करते मुस्लिम सांसद की जो संख्या वो धीरे कम हो गई। और अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो राजस्थान में कोई कैंडिडेट नहीं दिया मुस्लिम, महाराष्ट्र में 48 सीट है, वहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं दिया। और एक सिंगल कैंडिडेट जो मुस्लिम है वो भी एआईएम पार्टी से जो थे इम्तियाज जलील साहब, जो पूर्व 2019 में जीत कर आए थे और फिर से वही कैंडिडेट। और महाराष्ट्र में हो गए, मध्य प्रदेश में हो गया, ऐसे बहुत सारी ऐसी जगह, लेकिन कैंडिडेट देने के काम नहीं करते थे। राहुल गांधी चिल्ला कर कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो सिर्फ मतलब चुनाव यात्रा में कहते हैं या पद यात्रा करते हैं उसमें कहते हैं, या सिर्फ चुनावी जुमला है, जैसे मोदी जी जुमला कहते हैं उसी तरह जुमला है, या फिर हिस्सेदारी भी देंगे? वो हिस्सेदारी दिए नहीं है। बिहार में मल्ला की जो सहनी की जो पार्टी है उनको दिए नहीं है, उनके पास कोई वजूद नहीं है। सहनी जी का क्या संगठन है बिहार में, थोड़ा हमको बताइएगा। उनके पास कोई पार्टी में कोई विधायक नहीं है। जातीय समीकरण में जो बीन मल्ला का वोट कितना % है बिहार में, थोड़ा बताइए। 1% भी नहीं। उनको जो है 22-23 सीट में से उनको 3 सीट लोकसभा में 3 सीट। मंच पर जहाँ तेजस्वी बैठ रहे हैं उनके बगल में सोनी को बैठा जाए। क्या वहाँ पे मंच में बैठने का लायक हमारा अख्तरुल साहब नहीं था? क्यों नहीं था? इसलिए आपने उसको दरकिनार करा। लीडरशिप आपको नहीं चाहिए। शाहबुद्दीन साहब ऐसा पर्सनालिटी को आपने जो है दरकिनार कर दिया कि नहीं कर? लेकिन जनता वो चीज तो समझ रही है। सिवान में जाइएगा तो जनता खिलाफ, जितना यहाँ में जो जितना लोग नहीं आए उससे कम लोग आज के डेट में सिवान में अभी 3 दिन पहले तेजस्वी प्रोग्राम में जनता को बेवकूफ कितना दिन बनाइएगा, समझ रही है। और इंशाल्लाह
इसमें एक बहुत क्रांति एक MIM अभी पार्टी बिहार में आई है और इंशाल्लाह हम पहले जो AIM पार्टी को जो है वो हैदराबाद तक सीमित रखा गया था, अभी नेशनल लेवल पर हर स्टेट में जा रही है धीरे धीरे करके और अपने पार्टी का विस्तार हो रहा है। ये पार्टी का विस्तार में लोगों का जुनून है, ये लोग यहाँ के चाह रहे हैं। जहाँ आपको अभी हैरत होगी कि हर जगह पब्लिक फोन कर रहा है हैदराबाद कि हम लोग किसको वोट देंगे बताइए। दोनों पार्टी तो बीजेपी का, गोपालगंज में जाइएगा तो एक NDA का वर्तमान प्रत्याशी है जिसको टिकट मिला है, उसका बाप अभी बीजेपी में है। वो लड़का जो है वो उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड शुरू से नहीं रहा, वो RSS का भी कहीं ना कहीं मिला जुला हुआ है। तो यहाँ पे तो वही लोग इधर जा रहा है, वही उधर जा रहा है। बीजेपी का काम है कि मुसलमानों का डर दिखा के वोट लेना, तेजस्वी का काम है कि बीजेपी का डर दिखा के वोट लेना। यही खेल हो रहा है, दोनों का एक दूसरे का डर दिखाकर वोट लेना, एक दूसरे का राजनीति एक दूसरे पर चलेगा, एक दूसरे पर चल रहा है और यही डर दिखा के दोनों काम, यही डर को समझाने की कोशिश करते हैं साहब, संसद से लेकर सड़कों तक। हम लोग इंशाल्लाह पूरे बिहार वासियों को इस बार हम लोग घूम के बताएंगे और बताने में हम लोग अभी तक कामयाब रहे हैं और इंशाल्लाह। मैं अभी पहुंचा हूं जैसे शिवर लोकसभा क्षेत्र के अंदर और यहां से राणा रणजीत सिंह को AIMIM पार्टी से कैंडिडेट बनाया गया है और कैंडिडेट बनाने के बाद अवैसी साहब ने एक भूचाल ला दिया बिहार की राजनीति में और सिवान से चलकर जो कि आए हुए बिहार की धरती से सिवान जो कि बहुत ही मशहूर जगह है और मरहूम शहाबुद्दीन साहब के लिए सिवान को जाना जाता है और उसको विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करेंगे जो कि जिला अध्यक्ष है और सरवर साहब से बात करेंगे और इस शिवर के धरती पर आए हैं और यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या यहाँ का माहौल आपको देखने को मिल रहा है? ये आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला यहाँ तक आने के लिए। और मैं सिवान की धरती से आया हूँ जो मौलाना मदुल हक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है और मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की धरती है और मैं यहाँ शिवहर लोकसभा के ढाका में आया हूँ और मैंने जो चीजें जो देखी है वो यही है कि यहाँ विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को ठगा गया है, बेवकूफ बनाया गया है और इस बार भी इसी की कोशिश है। जो बड़ी पार्टियां हैं जो बिहार में राज करती रही हैं, हुकूमत करती रही हैं, उन पार्टियों ने इस बार भी अपने जो उम्मीदवार उतारे हैं यहाँ पे वो दोनों उम्मीदवार बाहरी हैं। सिवान से आप आए हैं तो सिवान को कहा जाता है कि मरहूम शहाबुद्दीन के लिए जाना जाता है क्योंकि उनके कार्य को बहुत ही सराहा जाता है और अभी उनके वाइफ जो कि हिना साहब खड़े कैंडिडेट है, निर्दलीय है, लेकिन RJD कहती है कि हम मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, मुस्लिम समाज हमसे खुश है, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई, हिस्सेदारी की जब बात आई तो RJD ने इनकार कर दिया टिकट देने से, जो भी मसला हो, लेकिन उनको सुधार कर नहीं पाए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अगर टिकट दिया भी है तो अगर वो मुसलमानों की हित के लिए काम करते तो हिना साहब के अपोजिट में वो टिकट नहीं देते तो मुस्लिम समाज समझती कि RJD मतलब हमारे हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़ रही, तो टिकट दे दिया जो कि अवध बिहारी चौधरी को और प्रचार जोर शोर से कर रहे उनको हराने के लिए। इसको आप कैसे देखते हैं सिवान की धरती से? RJD ने मुसलमानों को हमेशा ठगने का काम किया है। RJD का वजूद कैसे आया? RJD का वजूद आया मोहम्मद शहाबुद्दीन की वजह से। मोहम्मद शहाबुद्दीन ही हैं जिन्होंने RJD को बिहार में मजबूत करने में अपने पूरा दमखम लगाया और एक ऐसी लेडी औरत को जो कभी स्कूल का मुंह न देखा हो उसको यहाँ तक मुख्यमंत्री बनाया और लालू यादव के परिवार आज दिखाई दे रहा है। कोई राज्यसभा में बैठा है, कोई विधान परिषद, परिवारवाद की बात करते हैं, कोई राज्यसभा में बैठा है, कोई विधान परिषद में बैठा है और कोई विधायक, दो बेटे विधायक बन के बैठे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की वजह से है। उन्होंने इस पार्टी को मजबूत किया। अब आते हैं हक और हकूक देने की बात पर, तो हक और हकूक देने का मामला जहाँ तक है तो अभी जनगणना हुई है और उस जनगणना के हिसाब से साबित हुआ, उन्हीं की रिपोर्ट है, उन्हीं की सरकार थी महागठबंधन सरकार, 18% मुसलमान हैं। उस लिहाज से जो है इनको जो सीटें बांटनी चाहिए थी बिहार में, अगर वो वाकई में मुसलमानों की हितैषी पार्टी थी या मुसलमानों को साथ लेके चलने वाली पार्टी थी तो उनको मुसलमानों को टिकट देना था। ना कम से कम इतना तो देते कि लोग को दिखाई देता कि कम से कम 6 या 7 सीट में हक होता था।
लेकिन आपने क्या किया, आपने 10% वालों को 14% वालों को आपने 10 सीट दे दिया, 18% वालों को 2 सीट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 18% वालों के हितैषी हैं। आप हितैषी नहीं है, आप 18% वालों को इस्तेमाल करते रहे हैं और उन्हीं को इस्तेमाल करते रहना चाहते हैं। लेकिन अब MIM बिहार में आ चुकी है, MIM बिहार में खड़ी हो चुकी है, MIM बिहार में विकल्प बन रही है और MIM इनके इस सपने को तोड़ेगी और इस सपने को इनको जो है चकनाचूर करेगी कि MIM यहाँ, क्योंकि MIM जो है हिस्सेदारी की बात करती है और हिस्सेदारी का मामला जहाँ तक आएगा तो वही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जैसे कि RJD और कांग्रेस की तरफ से आरोप अवैसी साहब पर लगाया जाता है इनके पार्टी पर कि ये तोड़ने की राजनीति करते हैं या सिर्फ मतलब कि वोट काटने की राजनीति करते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? और अवैसी साहब खुले मन से हमेशा कहते रहते हैं कि हम हमारी हुकूक जो नीचे दबे कुचले तबके के जो समाज जैसे दलित हो गए, मुस्लिम हो गए, अति पिछड़ा, उनको हम हक हुकूक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं और उनको हिस्सेदारी और लीडरशिप तैयार करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं अवैसी साहब के बयान को? पहली बात तो यह कि जनता का वोट किसी की बपौती नहीं है, वो जनता उसकी मालिक है। जनता जिसको चाहे वोट करे। हमको कहते हैं वो वोट कटवा है इसलिए कि वो समझते हैं कि हम हक और हकूक की बात करते हैं। अगर हम हक हकूक की बात ना करते, ठगबाजी करते, जैसा कि मांझी जी करते हैं, मुकेश सहनी करते हैं और उपेंद्र कुशवाहा करते हैं, लालू यादव खुद करते हैं, कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना और उनके नाम पर पार्टी, अपने जात बिरादरी के नाम पर वोट पार्टी चलाना और उनको बेवकूफ़ बनाना, वो काम MIM नहीं करती है। जैसे कि बिहार में इंडिया गठबंधन जो तैयार हुआ है उसमें छोटी छोटी पार्टी जिसके पास कोई सांसद नहीं है, जिसका कोई विधायक नहीं है, जिसकी पूरी पार्टी खत्म हो चुकी है, जिसका कोई वजूद नहीं है, जैसे मुकेश सहनी आपने देखा होगा, उनको पार्टी में ले लिया, उसके पास कुछ नहीं है, वो अपनी अपने समाज के लिए राजनीति करते हैं, मल्लाहों की निषाद पार्टी की राजनीति करते हैं। और अख्तर रहमान साहब का भी दर्द आपने सुना होगा कि उन्होंने इंतजार में थे उनका जो सीट का चुनाव हुआ दूसरा फेज का, तो कि अभी तक हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में हमें शामिल कर लिया जाए तो हम हो सकता है कि आगे हम सीट न उतारे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें गठबंधन के अंदर लेने से इनकार कर दिया। हमारे पार्टी के पास हर चीज है, सांसद है, विधायक है, कॉर्पोरेटर है, एक नेशनल लेवल की पार्टी के उभरता हुआ है, लेकिन वो छोटे छोटे पार्टी को ले रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी में ले लेंगे तो हमारे जो राजनीति जो वोट बैंक है, जो मुस्लिम समाज उनका वोट बैंक समझती है RJD कांग्रेस, वो खत्म हो जाएगा, वैसे साहब के उधर कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात वो लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि MIM जो है वो गरीबों, मजलूमों, वंचितों और अक़लियतों की हक हकूक की बात करती है। ऐसे में वो जानते हैं, वो इस बेहतर समझते हैं कि हम जो है यहाँ विकल्प के तौर पे खड़े हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो अगर हमें अपने गठबंधन में लेंगे तो वो उनको हमें लामहला ही मजबूत करने के, वो हमें मजबूत होता कभी देखना नहीं चाहेंगे। इसलिए उन्होंने हमें अछूत बनाकर दिखाया कि हम अछूत हैं। तो इस बार बिहार के मुसलमान भी इस बात को साबित कर रहे हैं और दलित और पिछड़े तबके के लोग भी इस बात को साबित करेंगे कि राजद या इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन भी उनके लिए उतना ही अछूत है। जैसे कि अवैसी साहब बार बार खुले मन से कहते हैं कि 70 सालों में सिर्फ मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, मतलब उनको हक हुकूक कोई नहीं दिया गया। जैसे कि हर चीज में मुस्लिम समाज पिछड़ा हुआ है, जैसे पढ़ाई लिखाई के मामले में या कारोबार के मामले में या शिक्षित होने के मामले में, हर चीज में तब पिछड़ मतलब नीचे से मतलब है। तो उसको दूर करने के लिए वैसे साहब संसद में भी आवाज उठाते हैं, जैसे कि 3 तलाक का मुद्दा हुआ वो भी मतलब आवाज उठाए। इसके बाद NRC जो CA हुआ उनको खुल करके बिल का विरोध किया, यहाँ तक कि बिल को फाड़ने का भी काम किया। असद साहब ये कहते हैं कि अगर आप पढ़े लिखे शिक्षित होंगे तो हर चीज को आप समझेंगे और उसके विरोध में आप खड़े होने की आपकी ताकत रहेगी। और हम चाहते हैं कि हमारे समाज से और मुस्लिम समाज से एक अपनी लीडरशिप हो, कि हमें मतलब शौक नहीं है कि कहीं जाना या हमें नेता बनने की शौक नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे समाज से एक लीडर हो और अपने हक को खींच कर लेकर आए। तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो एक विद्वान आदमी हैं और संविधान के ज्ञाता हैं, संविधान की पूरी जानकारी है उनको, संविधान उन्होंने रट रखा है।
ऐसा देश में कोई लीडर नहीं है जिसको संविधान के एक एक पेज और एक एक चैप्टर की जानकारी हो और वो बता सके कि किस चैप्टर में किस पेज में क्या लिखा है, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जानकारी है। अब रहा कि बिल्कुल वो चाहते हैं कि लोग लीडरशिप अपनी खड़ी करें, अपनी लीडरशिप खड़ी करें और ऐसे कमजोर लोगों की आवाज़ बने जिनको हमेशा से दबा के रखा गया या उनको उस लायक नहीं समझा गया। और जाहिर सी बात है कि जब मजबूती तभी आएगी जब आपके अंदर तालीम आएगी, और तालीम पर फोकस करिएगा तो आप तालीम जब आएगी तो आपको समझ आएगी कि कौन आपका इस्तेमाल कर रहा है और कौन आपका साथ दे रहा है, कौन आपके लायक है और कौन आपके लायक नहीं है। तो अभी झारखंड के आप सरजमीन पे आए हैं, जैसे शिवहर लोकसभा का जो ये एरिया आता है, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि राणा रणजीत सिंह को जो टिकट दिया गया है तो वो सही है और लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है राणा रणजीत सिंह के पक्ष में? आप यहाँ पर आए और क्या समझ में आ रहा है, आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, राणा रणजीत अपने आप में एक बहुत बेहतरीन इंसान है और जो लोग भी राणा रणजीत से मिले उन्होंने पाया कि राणा रणजीत में वाकई वो क्वालिटी है कि वो शिवहर का लीडर बने और शिवहर को तरक्की दिलाए, शिवहर पे वो सारे काम हो जो उनके वालिद के वक्त उनके जो पिताजी हैं सीताराम सिंह जी के ज़माने में बाकी रह गए थे, उस काम को पूरा कराए। और जिसने भी जो लोग भी मिले उसमें राणा रणजीत को पाया कि राणा रणजीत में वो क्वालिटी है और राणा रणजीत को लोग इस सपोर्ट करें और लोग उनको वोट करें और अपना सांसद बनाएं और 5 साल में उनको समझ में आ जाएगा कि वो गलती किए हैं या उन्होंने सही किया है। लेकिन हम लोगों के हिसाब से राणा रणजीत को इस वक्त जरूरत है कि राणा रणजीत जैसे लोग यहाँ के सांसद बने